नमस्कार मित्रों। मैं भारतीजल स्वागत करता हूं आप सभी का आधार एकेडमी सांचौर पर। तो हमने कल चर्चा की राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में कि राजस्थान भौतिक प्रदेश यानी भू आकृतिक प्रदेश इसे कहते हैं। उसके बाद में देखा कि राजस्थान का सर्वप्रथम भौतिक प्रदेश किस प्रकार वर्गीकरण हुआ, किन किन ने किया, वो सभी हमने कल पढ़ा। उसका हम 2 मिनट रिविजन कर लेते हैं। तो भू आकृतिक प्रदेश यानी भौतिक प्रदेश जिसे बोलते हैं, यानी धरातल पर स्थित व विशिष्ट क्षेत्र जहाँ भौगोलिक उसावच, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु आदि के भौगोलिक कारकों एवं में आर्थिक व सामाजिक समानता पाई जाती है, जिसे भौतिक प्रदेश या भू आकृतिक प्रदेश कहते हैं। फिर हमने जाना कि सन 1968 में प्रोफेसर वीसी मिश्रा, जिसे विनोद चंद्र मिश्रा भी कहते हैं, इन्होंने राजस्थान के भूगोल को अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में 7 भागों में बांटा। नहरी प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीड़ क्षेत्र। इन 7 भौतिक प्रदेशों में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने बांटा। उसके बाद हमने जाना कि 1971 में प्रोफेसर राम रोशन सिंह ने राजस्थान के भूगोल को 3 श्रेणियों में भौतिक प्रदेशों को बांटा। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी में राजस्थान को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा, 3 श्रेणियों में, एक वृहद श्रेणी, एक उप श्रेणी और एक लघु श्रेणी। उसके बाद हमने जाना कि 1994 में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी ने राजस्थान के भूगोल को 4 भागों में बांटा। इनकी पुस्तक का नाम था राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल। इन्होंने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इन 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। आज उन्हीं 4 भौतिक प्रदेशों की हम विस्तृत वर्णन चर्चा करेंगे। उसमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ और ये 33 सागर का अवशेष माना जाता है। इसके प्रमुख प्रमाण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली माइक्रोसीट चट्टानें, कुलदरा गांव जैसलमेर में पाए गए बेल मछली के साक्ष्य और टर्सरियन कालीन अवसादी चट्टानों में पाए गए जीवाश्म के खनिज, ये पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के 33 सागर के अवशेष व उत्पत्ति काल है। तो इसकी निर्माण कब हुआ? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण ये हुआ प्लीस्टोसीन काल में। प्लीस्टोसीन काल में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ। ये 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर का अवशेष है, जो हमने पहली क्लास में राजस्थान की उत्पत्ति में पढ़ा भी है। 33 सागर का अवशेष, इसका प्रमुख प्रमाण हमें देखने मिलते हैं। 33 सागर का अवशेष है, इसके प्रमुख प्रमाण जान लेते कौन कौन से। उसमें एक है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली माइक्रोसीट चट्टान है। एक है माइक्रोसीट चट्टान है, माइक्रोसीट चट्टान है। एक है कुलदरा गांव जैसलमेर में पाए गए वेल मछली के साक्ष्य। कुलदरा गांव जैसलमेर, जैसलमेर में पाए गए वेल मछली के साक्ष्य। वेल मछली के साक्ष्य।
कुलधरा गांव जैसलमेर में स्थित है, जिसे इसे हॉरर पैलेस भी बोलते हैं, यानी भूतिया स्थान, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एक समय जैसलमेर के राजा थे सामंत सिंह, जिन्होंने कुलधरा गांव और इनके आसपास 40 गांव थे जहां पालीवाल ब्राह्मणों की बस्ती थी। उस राजा ने क्या किया, उनको पालीवाल ब्राह्मणों की लड़की पसंद आ गई, तो वो उससे शादी करना चाहते थे। इसलिए इन्होंने वहाँ गए और ब्राह्मणों से कहा कि हमें आपकी लड़की पसंद है और मुझसे इससे शादी करनी है। पालीवाल ब्राह्मण इससे नाखुश थे, वो उन राजा से शादी करवाना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि रातों रात कुलधरा और उसके आसपास के 40 गांवों को रातों रात खाली कर दिए गए। पता नहीं वो 40 गांवों की बस्ती कहाँ गई कहाँ नहीं गई, वो पता ही नहीं चला। इसलिए आज भी इसे यहाँ पर रात को 5 बजे के बाद जाने की अनुमति नहीं है, बंद कर दिया जाता है। इसलिए भूतिया पैलेस भी कहते हैं। हाँ, हम भी गए थे, बहुत अच्छी सी जगह देखने की। आप भी जाओ तो देख के आना, जैसलमेर जाओ कभी तो। और यहाँ पे जो पालीवाल ब्राह्मण कृषि करते थे खड़ीन के द्वारा, जो कि मरुस्थलीय प्रदेश में पहाड़ों के एक साइड में ढलान में बनाई जाती थी, खेती करने के लिए खड़ीन का उपयोग करते थे। इसके बाद हम तीसरा कारण जान लेते हैं। तीसरा कारण यह है कि यहाँ पे टर्शियन कालीन अवसादी चट्टान में जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। टर्शियन कालीन अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। जीवाश्म खनिज, जीवाश्म खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी शामिल है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, जो कि एक तैतीस सागर का अवशेष या प्रमाण माना जाता है। हमने बेच दी कि ये तैतीस सागर अवशेष है, इसके कौन कौन से प्रमाण है। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान में थार की मरुस्थल, इसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 76वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, और जनसंख्या एवं जैव विविधता की दृष्टि से विश्व का प्रथम स्थान पर स्थित है ये मरुस्थल। और जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। जनघनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। ये हम एक बार देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि विश्व क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का सब 76वें नंबर का, यानी 17th नंबर का मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। और इसे राजस्थान थार के मरुस्थल को सहारा मरुस्थल के पूरी भाग के बारे में भी माना जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का, विश्व में सत्तरवां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 17वां स्थान है। उसके बाद जनसंख्या एवं जैव विविधता की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। जनसंख्या एवं जैव विविधता की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान। उसके बाद हमने जाना कि क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश।
क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश उसमें देखा कि ये राजस्थान का न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश हमने देखा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 17वां स्थान है इसका। जनसंख्या एवं जैव विविधता की दृष्टि से जैव विविधता जनसंख्या एवं जैव विविधता की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और राजस्थान का न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। इसके बाद हम जानेंगे राजस्थान में थार का मरुस्थल है, इसका विस्तार किस प्रकार है। तो इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर, चौड़ाई है 300 किलोमीटर और इसकी औसत हाइट है वो 200 से 300 मीटर, वो हम एक बार दे रहे हैं। और इसका ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। एक बार हम उसे भी नोट डाउन कर लेते हैं। और आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, इससे आपको ही फायदा होगा नोट्स बनाने से। मैं जो आपको यहाँ पूरा लिखा रहा हूँ, जो भी बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, उसे आप नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, दोबारा क्लास भी नहीं देखनी पड़ेगी। तो अब हम पढ़ेंगे थार के मरुस्थल या पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार। मरुस्थल, थार का मरुस्थल भी बोलते हैं, थार का मरुस्थल। इसका विस्तार जान लेते हैं। सबसे पहले उसमें इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, यानी इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर, चौड़ाई है 300 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई है 200 से 300 मीटर। औसत हाइट नहीं है, औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर। उसके बाद इसका ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर। तो हमने थार के मरुस्थल या पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के विस्तार को जाना कि इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर, चौड़ाई है 300 किलोमीटर, इसकी औसत ऊंचाई है 200 से 300 मीटर और इसका ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो इसके बाद थार का मरुस्थल है जो कि निम्न अक्षांशों में स्थित है।
थार का मरुस्थल विश्व में निम्न अक्षांश में स्थित है। निम्न अक्षांश में स्थित है क्योंकि ये इंडिया के नीचे से निकलती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा जिसे बोलते हैं, उसके ये पास गिना जाता है, इसके कारण ये निम्न अक्षांश में स्थित है। इसके बाद हम जानेंगे कि ये अध्ययन एवं वर्षा वितरण की दृष्टि से इसे किन किन भागों में बांटा गया है, ये सब हम जानेंगे। तो थार का मरुस्थल वर्षा वितरण की दृष्टि से अति अल्प यानी 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है। अति अल्प यानी 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है। इससे अध्ययन एवं वर्षा वितरण की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। तो थार के मरुस्थल को अध्ययन एवं वर्षा वितरण के आधार पर यानी थार के मरुस्थल को अध्ययन एवं वर्षा वितरण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक है शुष्क रेतीला मैदान और एक है अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क रेतीला प्रदेश है, इसे भी 2 भागों में बांटा गया। एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और जो अर्ध शुष्क प्रदेश है इसे 4 भागों में बांटा गया। घग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्चभूमि और गोडवार प्रदेश। तो देख लेते हैं कि वर्षा वितरण के आधार पर पश्चिमी मरुस्थलीय 2 भागों में। एक है शुष्क रेतीला प्रदेश और एक है अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश। उसके बाद शुष्क रेतीले प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। शुष्क रेतीले प्रदेश, एक को बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। एक तो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश है, इसे 4 भागों में बांटा गया है। एक है घग्गर प्रदेश, एक है शेखावाटी प्रदेश, एक है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि और एक है गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़
प्रदेश। उसके बाद बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, इसे दो भागों में बांटा गया है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, इसका क्षेत्रफल अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश का एक 58.50% है। युक्त प्रदेश है ये 58.50% और मुक्त है 41.50%। 41.50%। बालू का स्तूप युक्त का मतलब जहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं उसे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश बोलते हैं, और जहाँ रेत के टीले नहीं पाए जाते हैं उसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। जिससे आप जैसलमेर, रामदेवरा या पोखरण वगैरह गए होंगे तो वहाँ आपको रेत के टीले नहीं दिखाई जाते, जबकि आपको एक पथरीला मरुस्थल दिखता है, उसे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश बोलते हैं। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, ये दो भागों में स्थित है, एक नाम इर्क और एक का नाम है लघु मरुस्थल। जो बालू का स्तूप मुक्त है इसमें हमादा, रेग, अक्कल गांव, चांदल नलकूप, बाप बॉर्डर और कुलदरा गांव ये स्थित है। तो सबसे पहले हम अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो अब हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में, जो कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का एक भाग है। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल जो मैंने बात किया है कि ये 4 भागों में स्थित है। उसमें पहला है घग्गर प्रदेश। घग्गर प्रदेश, घग्गर प्रदेश ये घग्गर नदी के आसपास श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में फैला हुआ मैदान है, जिसे घग्गर प्रदेश कहा जाता है। इसके पाट या पर्वत क्षेत्र को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है, और ये वर्तमान में सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ पे एक स्थान है बड़ोपल, जो हनुमानगढ़ में स्थित है, जहाँ इंदिरा गांधी नहर और घग्गर नदी एक दूसरे को काटती है, जो कि सेम की समस्या से वर्तमान में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। और इसके निवारण के लिए यहाँ पे नीदरलैंड के सहयोग से इंडो डच योजना चलाई जा रही है। तो घग्गर प्रदेश, यहाँ पे ये घग्गर नदी द्वारा श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में निर्मित मैदान है, जिसे घग्गर प्रदेश कहा जाता है। इसके पाट या पर्वत क्षेत्र को नाली कहा जाता है। इसके पाट या पर्वत क्षेत्र को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। और यहाँ पे स्थित है बड़ोपल, हनुमानगढ़ में जो स्थित है बड़ोपल, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है, जो कि सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, और इसके निवारण के लिए यहाँ पे नीदरलैंड के सहयोग से इंडो डच योजना, इंडो डच योजना चलाई जा रही है। तो हम अर्ध शुष्क प्रदेश के पहले भाग यानी घग्गर प्रदेश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे हमने देखा कि घग्गर नदी द्वारा निर्मित श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में निर्मित मैदान है, जिसे घग्गर प्रदेश कहा जाता है। और घग्गर नदी के पाट या पर्वत क्षेत्र को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। उसके बाद देखा कि बड़ोपल, हनुमानगढ़, जो कि सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं, और बड़ोपल हनुमानगढ़ में सेम की समस्या से निवारण के लिए नीदरलैंड के सहयोग से इंडो डच योजना चलाई जा रही है। इसके बाद हम देखेंगे
शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश में 3 जिले आते हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू। ये सीकर जो वर्तमान में धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में नहीं उभरती शिक्षा नगरी है। तो अब हम पढ़ेंगे शेखावाटी प्रदेश के बारे में। शेखावाटी प्रदेश, यहाँ की प्रमुख नदी है कांतली नदी, जिसके परवा क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। यहाँ पे कच्चे कुएं पाए जाते हैं जिसे जोड़ कहा जाता है, और राजेंद्र सिंह जिसे जोड़ वाला बाबा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने शेखावाटी प्रदेश में जोड़ विकास कार्यक्रम चलाया था। तो हम जान लेते हैं शेखावाटी प्रदेश। यहाँ की प्रमुख यहाँ मुख्य नदी कांतली नदी है। इसके प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में तोरावाटी कहा जाता है। और यहाँ पे कच्चे कुएं हैं जिसे जोड़ कहा जाता है, जोड़ कहा जाता है। और एक शख्सियत हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, इन्हें जोड़ वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। जोड़ वाला बाबा, क्योंकि इन्होंने शेखावाटी प्रदेश में जोड़ विकास कार्यक्रम चलाया था। जोड़ विकास कार्यक्रम चलाया था। तो हमने अध्ययन किया शेखावाटी प्रदेश के बारे में। यहाँ की प्रमुख नदी है कांतली नदी, इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। यहाँ पे कच्चे कुएं बने हुए जिसे जोड़ कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह है, इन्होंने जोड़ विकास कार्यक्रम शेखावाटी प्रदेश में चलाया, इस कारण इनको जोड़ वाला बाबा के नाम से जाना जाता है। आशा है कि ये सभी आज जो पढ़ा है आपको समझ में आ चुका होगा। तो कल हम इसके आगे वाला जो भी पार्ट होगा उसको पढ़ेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ धन्यवाद।